What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टरलॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो यहाँ पर आज का एक नया दिन फिर से आप लोगों के सामने स्टार्ट हो रहा है। एक नए जोश के साथ में दिन को स्टार्ट किया कीजिए ताकि शाम तक आप लोग इफेक्टिवली हर एक काम को एंजॉय कर सके। वो नहीं कहते कि मॉर्निंग में जोश कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो हाउ इज द जोश? तो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन जितना हाई रहेगा मॉर्निंग में, शाम तक आप लोग लाइफ को उतनी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। 3 बेहतरीन जवाब, कैसे कैसे जवाब हैं ये और किन क्वेश्चन के जवाब हैं, तो आप लोगों के सामने हो सकता है आप लोगों के माइंड में कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे जवाब। तो इनको सुनिएगा। सफलता का रहस्य क्या है? सफलता का रहस्य है कि सही निर्णय लेना। आप लोगों को लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा। इवन आप लोग जब मॉर्निंग में भी उठते हैं ना, आप लोगों का अलार्म बजता है कि यार सुबह उठना है, तो आप लोगों के पास में निर्णय लेने की पावर होती है। उठते हैं या फिर सो जाते हैं। इसी के साथ में सफलता का भी यही रहस्य है कि आप लोग जहां जहां अपने जो निर्णय है वो सही बनाते चले जाते हैं, तो लाइफ आप लोगों की सही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप लोगों ने मान लीजिए कोई इंटरव्यू देना था, आप लोगों ने वो इंटरव्यू छोड़ दिया, तो आप लोगों का हो सकता था कि वो इंटरव्यू की वजह से आप लोग उस कंपनी में जाते और उस कंपनी में से आप लोग और भी किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते थे, पर लेकिन किसी रीजन की वजह से आप लोगों ने छोड़ दिया और उसकी जगह कोई और काम करने लगे, कोई और अर्जेंट काम पड़ गया। तो इस तरीके से वो डिसीजन कहीं और लाइफ ले जाता, प्रेजेंट टाइम का डिसीजन कहीं और लाइफ लेकर चल रहा है। तो इसीलिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेना, ये भी एक बहुत बड़ी, एक कहने थे बहुत बड़ी कला है ये भी। तो ये इंसान को आनी चाहिए, उसको हमेशा डिसीजन लेने में एक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसी के साथ में दूसरा यहां पर बोला गया है, आप सही निर्णय लेते कैसे हैं? तो सही निर्णय तब ले जाते हैं जब इंसान के पास में एक अनुभव होता है, यानी कि एक एक्सपीरियंस। नहीं कहते कोई, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि भाई साहब ये बाल जो है ना धूप में वैसे ही सफेद नहीं हुए, ये अनुभव से सफेद हुए हैं। तो ये डायलॉग आप लोगों ने कई बार सुना होगा, भले ही अनुभव कुछ ना हो इंसान के पास में, पर लेकिन डायलॉग जरूर मारते हैं आजकल। तो ये इस तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं कि जिस इंसान के पास में एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज है जिसका भाव काफी ज्यादा है आज के डेट में मार्केट के अंदर। अगर किसी भी फील्ड में आप लोग एक एक्सपीरियंस, एक अच्छे डॉक्टर है, एक अच्छे लॉयर है, इवन एक अच्छा टीचर भी है, तो उसको आज के डेट में लाखों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा काम आता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको पता है कि केस को उतनी ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा। एक बेहतरीन डॉक्टर कितना भी एक तरीके से महंगा क्यों ना हो, पर लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई तो आप लोग एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो अनुभव आता कहां से है? हर एक इंसान लाइफ में कोई ना कोई गलती करता है, तो इनके द्वारा भी कभी ना कहीं भी कोई गलती की गई है, जिनके आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये गलतियां कर 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 सीखता है, इंसान आगे बढ़ता है। पर लेकिन एक अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिलेगी कि अगर एक गलती एक बार कर दी तो ये उसको दूसरी बार रिपीट नहीं करते हैं, वरना फिर ये बचकानी हरकतें हो जाती हैं। चाणक्य साहब के द्वारा तो बोला भी गया यार, दूसरों की गलतियों से सीखो। खुद से गलती करने से अच्छा दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से अपना अनुभव बना लो, तो जिंदगी की जीने की रफ्तार और डिसीजन लेने की रफ्तार अच्छी बढ़ जाएगी। पर लेकिन खुद ही गलती कर कर बार बार अगर आप लोग डिसीजन लोगे तो ये भी एक रफ्तार तो सही होगी, पर लेकिन कुछ धीमी रफ्तार होगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 बेहतरीन एक तरीके से जवाब हैं आप लोगों के क्वेश्चन के। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर करंट अफेयर में आप लोग महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो डेली आप लोग देखते हैं। इससे पूरा करंट अफेयर हर एक डायमेंशन में, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, किसी के साथ में डिस्कशन, डिबेट, एथिक्स का पेपर, सारी चीजें आप लोगों की कवर होती है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोगों को देखना है। और जब ध्यान लगाना बोलता हूं तो कैसे? बिल्कुल ऐसे टकटकी लगाकर। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा वीडियो के अंदर, और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो भरपूर, वो नहीं कहते हैं कि भरपूर ज्ञान है आज की वीडियो में, तो पूरा ज्ञान आप लोगों को मैं दूंगा, पर थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बात की जा रही है इंदिरा साहनी वर्डिक्ट के बारे में। तो ये जो वर्डिक्ट था, ये जो केस था, ये कब आया था? 9 जज की जो बेंच थी उनके द्वारा ये केस सुना गया था, और इसमें 50% रिजर्वेशन की बात रख दी गई थी कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको फिर से रिव्यू करने की बात की जा रही है, क्योंकि कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी केस ऐसे होते हैं जिनमें बोला गया था कि आप लोग 50% से भी ज्यादा जा सकते हैं। कई सारे राज्य जैसे इनमें से तमिलनाडु भी एक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस के अंदर रहता है, जहां पर 60% के करीब भी यहां पर रिजर्वेशन पहुंचता है। पर लेकिन एक बार जो रखी गई थी वो 50% थी। यहां पर नीति आयोग के साथ में मिलकर RMI, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इन इंडिया किसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट? तो नीति आयोग के साथ में मिलकर RMI, ठीक है। तो उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों तरीके से माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया है कि एग्रीकल्चर वोल्टेज जो टेक्नोलॉजी है ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। एग्रीकल्चर वोल्टेज मतलब क्या है? यानी कि किसानों के साथ में कुछ ऐसी सिस्टम यहां पर ये ऐड कर रहे हैं जिसके चलते किसान जो है खुद ही अपने खेतों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और फिर यहां पर उसको बेच भी सके और खुद के लिए भी यूज कर सके। तो एक तरीके से आम के आम और गुठलियों के दाम। स्कीम का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इवन कई बार एग्जाम में पूछी गई, कुसुम। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये इसी से रिलेटेड है। यहां पर ये जब बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल में, तो आप लोग समझ पाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं।
बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया मैत्री सेतु। मैत्री सेतु जो है दो कंट्री के बीच में, एक तो है हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री कौन है वो आप लोगों को बताना है, और ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। पड़ोसी देश है तो रिवर के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए जब मैत्री सेतु बोला जा रहा है तो पुल बनाया जाएगा उन्हीं चीजों के पास में पुल बनाया जा सकता है जो आसपास में हो, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हो सकती है, या तो म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश होगी, पाकिस्तान तो होने से रही, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में बताइए, ये चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश, इनमें से कौन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि ये जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जिसका नाम है यहां पर कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्ट साउथ एशिया, तो ये जो बेसिकली किसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें इसके द्वारा ये बताया गया कि जो हमारी कंट्री है और जो बांग्लादेश है उसके बीच में बहुत सारी हम लोग कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और ये जो कनेक्टिविटी बना सकते हैं इससे और भी आसपास वाले जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो डिटेल में न्यूज डिस्कस करूंगा, बड़ी ही प्यारी न्यूज है। आगे बात की जा रही है यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, तो PMSSN, इसके बारे में बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो ये बोलता है कि जो सेस लगाया जाता है, सेस क्या होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। मान लीजिए इनकम टैक्स आप लोगों ने 100 रुपए इनकम टैक्स दिया और उस पर 2 रुपए सेस लगा दिया, तो टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स पे आप लोगों का ये 2 रुपए लगेगा, यानी कि जो इनकम टैक्स आप लोगों ने 100 रुपए उस पे 2 रुपए लगेगा, ये सेस 2% हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपकी इनकम पे लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स होता है ये। तो ये जो सेस होता है जो यहां पर आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये होती है, ये सेस इनको शेयर नहीं करना पड़ता है राज्य के साथ में। ये कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में बोलता है, तो ये आप लोगों को बताना है। और ये इसी के चलते कई सारे राज्य दुखी भी रहते हैं कि भाई साहब ये सेस जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा कमा रही है पर हमको मिलता नहीं है, तो इसके चलते कई सारे राज्य दुखी भी रहते हैं। तो आज इसके बारे में भी थोड़ा सा बातें करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी एक प्राइज दिया गया जिसको सोइल डे के दिन यहां पर दिया जाता है, और इसी के नाम पर इसका प्राइज है, जो कि यहां पर अभी 2020 का अवार्ड हमारी कंट्री को मिला है। ये यहां पर दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FAO बोलते हो। आप लोगों को ये बताना है कहां पर लोकेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सारे क्वेश्चन, तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखिएगा, सारे आप लोगों के जो डाउट है सारे इस वीडियो के अंदर पूरे हो जाएंगे। तो एक एक कर आइए नजर डालते हैं सारी न्यूज के ऊपर। तो आइए आज का कारवा आगे बढ़ाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। इंपॉर्टेंट डे है यहां पर नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन यानी कि दवाई देना, जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है तो इसी के चलते इसको नेशनल वैक्सीनेशन डे यहां पर बोला जाता है। इसी के साथ में इसको एक तरीके से इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैक्सीन देकर यहां पर अदर बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाता है, तो इस नाम से भी इसको कई बार पुकारा जाता है। 16 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए वैक्सीन के बारे में, ताकि लोग जो है वो दवाई के बारे में जान सके और वो दवाई लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इसको मैंने बोला ना अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर वैक्सीन डे, कोई भी बोले तो कंफ्यूज आप लोग मत होना। नेशनल वैक्सीन डे जो है ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 16 मार्च 1995। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 16 मार्च 1995 को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन यहां पर ये डे सामने निकल कर आया। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के माइंड में एक बार क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया तो फिर कई सारी चीजें जो हैं वो आप लोग अपने माइंड में क्लियर रख पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। बेसिकली फर्स्ट डोज जो था, जो पोलियो दवाई, ये पोलियो का जो वायरस हुआ करता था उसके लिए जो दवाई दी जाती थी, तो इसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते थे। तो ये हर साल हमारी कंट्री में चलता था। अमिताभ बच्चन जी का आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर जो यहां पर ओरल पोलियो जो वैक्सीन दी जाती थी, तो 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो डे है, जो फर्स्ट डे था यहां पर, ये 16 मार्च 1995 था जब ये दवाई हमारी कंट्री में दी गई। तो उसके चलते ये बहुत लंबी मुहिम चली हमारी कंट्री में, और 27 मार्च हमारी कंट्री में 2014 में आकर इस दवाई से हमारी कंट्री को छुटकारा मिल गया। ये छुटकारा जब किसी कंट्री को किसी बीमारी से मिलता है तो कौन यहां पर इसके बारे में अनाउंस करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर अनाउंस करता है। हमारी कंट्री को 11 कंट्री के साथ में मिलकर, जैसे पड़ोसी देश हो गए ना हमारे भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ में मिलकर हमारी कंट्री भी पोलियो फ्री हो गई थी। हमारी कंट्री में लास्ट केस जो यहां पर रिपोर्ट किया गया था वो 13 जनवरी 2011 में लास्ट केस हमारी कंट्री में रिपोर्ट किया गया था। 3 साल का टाइम ड्यूरेशन रहता है कि लास्ट केस के बाद में 3 साल तक अगर कोई केस न आए तो फिर ये बोलते हैं कि हाँ ये कंट्री जो है अब यहां पर इस बीमारी से विमुक्त हो चुकी है, ये बीमारी इस कंट्री के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये था बेसिकली 2011। तो 2011 से लेके ये हमारी कंट्री में बात करें अगर आप लोग, तो 2014 तक कोई केस नहीं आया। 2014 में हम लोग को पोलियो फ्री बता दिया गया। इसी के साथ में अगर बात करते हैं हमारी, अगर बात करें अब की बार जो यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि वैक्सीनेशन अगर आप लोग लोगों को देते रहते हो, दवाइयां इस तरीके से लोगों को देते रहते हो,
तो 2 से लेकर 3 मिलियन लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। यानी कि 20 से लेकर 30 लाख लोगों को हम लोग बचा सकते हैं मरने से, अगर वैक्सीनेशन हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन जो डे है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, जो मैंने अभी बताया यहां पर, ये याद रखेगा 1995 में। ओके, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी शॉर्ट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लगभग यहां पर जो जजमेंट आप लोगों को देखने को मिला था ये था 1992 में। आज के में हम लोग खड़े हैं 2021 में। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 3 डिकेड हो चुके हैं। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल, यानी कि लगभग 30 साल के करीब हो गए। अगले साल जो है पूरे 30 साल इसको हो जाएंगे। तो काफी पुराना ये जजमेंट है, 1992 यानी कि 1992 में जजमेंट आया था। इसको इंदिरा साहनी केस का नाम दिया जाता है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इंदिरा साहनी केस किस चीज से रिलेटेड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब रिजर्वेशन है ना, अगर इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई, तो ये ऐसी गवर्नमेंट आ गई आज के दिन में, ये इसको 100% रिजर्वेशन कर देंगे। यानी कि वोट के नाम पर रिजर्वेशन दिए जाने लगा। स्टार्टिंग में जब हमारी कंट्री में रिजर्वेशन का मुद्दा आया, आरक्षण का मुद्दा आया, तो जॉब में और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से यहां पर ये हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को ये रिजर्वेशन दिया जाता था। पर लेकिन अभी आप लोगों ने सुना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा है हमारी कंट्री में। तो इंदिरा साहनी जो केस था उसके द्वारा बोला गया था कि कितना भी रिजर्वेशन दे लो, किसको भी दे लो जिसको देना है रिजर्वेशन, पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जो किसी ने नहीं देखी हो, कोई ऐसी कंडीशन बनती है और लग गया कि रिजर्वेशन देना है, तो उसको छोड़कर आप लोग 50% से ऊपर नहीं जाएंगे। पर लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को रिव्यू किया जाएगा कि ये कंडीशन सही है या फिर नहीं है। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन यहां पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिली। उन्होंने 60% तक का पहुंचा दिया, यानी कि 50% के प्लस 10 पार यहां पर ये कर गए, जिसके चलते रिजर्वेशन जो है आज की डेट में, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, घटने से तो गया, बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारी कंट्री में जब संविधान बनाया गया उस टाइम पर ये चीजें थी कि यार देश आजाद हो रहा है, तो 10 से 15 साल के, मतलब बेसिकली तो 10 साल ही रखा गया था कि रिजर्वेशन को निपटा देते हैं, पर कि हाँ ताकि हमारी सोसाइटी को एक इक्वलिटी लाई जा सके। पर लेकिन आज की डेट में हम लोग 2022 में 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक भी। नीति आयोग जो है, ये तो हो गई न्यूज खत्म। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने। नीति आयोग और जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो इसके द्वारा रिलीज की गई मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इन इंडिया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ बैटरी वाली कार, बैटरी वाली गाड़ी, तो उसके लिए फाइनेंस यानी कि पैसा कहां से निकाल कर लेकर आना है, उसके बारे में बात करें। तो इंडिया में अगर बात करें, यहां पर ट्रांजिशन फेज चल रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है, जैसे टेस्ला भी आ गई हमारी कंट्री में, जो कि इलोन मस्क की यहां पर ये कंपनी है। हमारी कंट्री में कहां प्लांट लगाया जा रहा है इसके द्वारा, क्या आप लोगों को पता है? बताया था मैंने, रिवीजन कर लीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसके द्वारा भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आज के में पर्टिकुलर इस फील्ड में एंट्री कर रही है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है इसके फील्ड में, ताकि ये पर्टिकुलर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी कंट्री में आ सके। इसके लिए जो एक एनालिसिस किया गया इन दोनों के द्वारा मिलकर, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये बोला गया कि 266 बिलियन यानी कि 19.7 लाख करोड़ रुपए यहां पर लगेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुसने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को गाड़ी तो दे देंगे सबको, क्या चार्जर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे? बैटरी चाहिए कि किस लेवल की बैटरी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आगे आने वाले 1 दशक में अगर इतना पैसा आप लोग खर्च करते हैं, तब जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सही डायरेक्शन में चीजें चल रही है। हाई इंटरेस्ट जो रेट है, देखिए मेरे माइंड में एक चीज आई यहां पर इसको डिस्कस करते हुए, ये जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये मेरे माइंड में एक छोटी सी बात आई। आप लोग बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं। यहां पर देखिए ये तो आप लोग कर ही सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप लोग गाड़ी लेके चलते हैं तो डीजल पेट्रोल आप लोग जाके बाहर डलाते हैं पेट्रोल पंप पर। लेकिन जब यहां पर बैटरी की बात की जा रही है, बैटरी वाली गाड़ी की बात की जा रही है, ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्ज करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन इसमें किया जाए कोई टेक्नोलॉजी के बेस पर, ताकि ये एक तरीके से घर पर ही इंसान इसको लगा सके, बाहर जाकर गाड़ी रिचार्ज नहीं करनी पड़े। और इसके अलावा अगर बाहर भी करनी पड़े तो गाड़ी की जो छत है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई की जाए ताकि सोलर पैनल लगे उसकी छत पे, जिस भी तरीके से लगाया जाए, दिखे ना डायरेक्ट, उस तरीके से उसको सेट किया जाए, और वो उसी गाड़ी को रिचार्ज भी करती रहे, ताकि जरूरत ही ना पड़े उसको रास्ते में रिचार्ज करने की। तो ये इस तरीके से, मतलब मेरे माइंड में थॉट आई है, ठीक है। देखिए उन्हें कहते हैं विचार किसी को भी आ सकता है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो वरना बाहर जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी रहती है, तो चक्कर ही खत्म हो जाएगा वो सारा। अपने घर से गाड़ी को चार्ज करके चलो, जितना बिजली का खर्चा आएगा वो पर्टिकुलर पर्सन का रहेगा, और बाकी इसके साथ में रास्ते में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, वरना खड़े होके वहां पर पेट्रोल डीजल वगैरह तो 1 मिनट में डल जाता है, इसमें कुछ तो टाइम लगेगा। और बाकी का सोलर पैनल के साथ में कुछ अटैचमेंट करो ताकि चीजें जो है नॉर्मल चित्र पता चला रास्ते में रुकी खड़ी है गाड़ी। तो ये सारी चीजों के बारे में इस तरीके से भी चीजें की जा सकती है। तो देखो आगे चलकर जो भी अपग्रेडेशन होगा वो देखने को मिलेगा ही। अगर बात करें आप लोगों की क्या राय है, कोई और राय अगर आप लोगों के माइंड में आई, जैसे मेरे माइंड में एक विचार आया, तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा विचार आ रहा है तो आप लोग जरूर बताना। आगे बात करते हैं यहां पर
हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है क्यों आखिर हमारी कंट्री में चीजें नहीं हो पा रही है। तो हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, हाई इंश्योरेंस रेट देखने को मिल रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा बोला गया है और जो RMI यानी कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा, किनके द्वारा 10 सॉल्यूशन निकाले गए हैं। ये 10 सॉल्यूशन किसके बेस है, यहां पर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट होगी, ये सारे मिलकर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। क्योंकि जब पर्टिकुलर इंसान को, अगर मान लीजिए कोई पेट्रोल की गाड़ी खरीद रहा है, कोई डीजल की गाड़ी खरीद रहा है, उसके काफी सस्ते में अगर इसको यहां पर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पड़ जा रही है तो कैसा रहेगा, और उसी के साथ में गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे रही है दुनिया भर का, तो कैसा रहेगा। तो पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। पर लेकिन पता चला खरीद तो ली, ये सस्ती भी दे दी, पता चला कहीं चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है, खड़े हैं लाइनों में घंटों घंटों तक। और खासकर हमारी कंट्री में तो और भी दुर्दशा देखने को मिलती है कई बार आप लोगों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट सिस्टमेटिक वे में अगर होगा तो सारी चीजों के सॉल्यूशन निकलते हुए नजर आएंगे। तो यह है पूरा आर्टिकल। लिखने के लिए भी कुछ आए तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट और जो शॉर्ट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एग्रीकल्चर जो वोल्टेज टेक्नोलॉजी है यहां पर, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर कोई खेत है यहां पर, कोई रास्ता है यहां पर, तो इस तरीके से खेत में अगर कुछ इस तरीके से आप लोग सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके, उसके नीचे अगर कोई आप लोग को मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह भी अगर उगाना है तो उसको भी उगा सकता है। तो कुछ ऐसा पैटर्न तैयार किया जा सकता है क्या। तो उसके चलते यहां पर किसानों के जिस खेत में यहां पर ये लग जाएगा तो किसानों का ऊर्जा जनरेट करेगा यहां पर, तो यहां पर ये ग्रिड को इसको बिजली बेच भी सकता है। तो इसके चलते अपने खेतों में तो इसको यूज करेगा ही करेगा और दूसरों को बेच भी सकता है। पर लेकिन इसकी रखवाली भी उतनी करनी पड़ेगी। पता चला कोई सारा उखाड़ कर ले गया। हमारी कंट्री में जो वॉशरूम होते हैं ट्रेन के अंदर, उनके वहां मग तो छोड़ते नहीं है। हमारी कंट्री में जो आज के में जो गटर होते हैं उनका ढक्कन उतार कर ले जाते थे जब वो लोहे के बनते थे, तो इनको छोड़ेगा कोई। इवन आज के में जो बैटरी लगाते थे ना यहाँ पे, जो सोलर पैनल वाली है बेसिकली जो खंभों पर, उसको उतार के वहां पर दारू पीना स्टार्ट कर दी, इसलिए थोड़ा सा उनको ऊपर उतारा गया, उसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लोगों का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, उसके साथ में तो चीजें अच्छी बढ़ेंगे आगे चलकर। तो एग्रीकल्चर जो वोल्टेज टेक्नोलॉजी है इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी में बोला जा रहा है कि 105 किलोवाट कैपेसिटी का ये बेसिकली डेवलप किया जा रहा है ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सेंट्रल एरिड जो जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर के अंदर, इनके द्वारा मिलकर। तो इसके चलते जो फार्मर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे अपने खेतों के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, जैसे वाटर देना है, इरिगेशन करनी है यानी कि सिंचाई करनी है, और इसी के साथ साथ में उनके कुछ पीस ऑफ लैंड पे जमीन अगर पर इस तरीके से लग जाती है तो बिजली का बिल भी उनका नहीं आएगा और एक तरीके से गवर्नमेंट को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहां पर जो कंपोनेंट है कुसुम स्कीम है, यहां पर एक कुसुम के यहां पर बेसिकली किसान की ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है। सुरक्षित ये है उत्थान महाभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षित उत्थान महाभियान। तो ये स्कीम का नाम है जिसको कुसुम स्कीम बोला गया है। कई सारे एग्जाम तो मैंने पास्ट में ऐसे देखे जिनमें डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म तक पूछ लिया गया है और या फिर कुसुम लिख दिया, बोला किससे रिलेटेड है ये। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये जो न्यूज है ये एक बच्चे के द्वारा बोला सर कि ये न्यूज आपने अब तक डिस्कस नहीं की। देखिए हो सकता है कि न्यूज थोड़ी लेट डिस्कस हो, पर लेकिन ये मेरी गारंटी है कि न्यूज कोई अच्छी होगी तो छूटेगी नहीं, जो एग्जाम में आने लायक है, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर देशभक्ति बजट के बारे में। देशभक्ति बजट हमारी कंट्री में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो हमारी कंट्री में जो हमारी दिल्ली है नेशनल कैपिटल, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब के द्वारा, और 69,000 करोड़ का यहाँ पर ये जो बजट था प्रस्तुत किया गया 2021-22 के लिए। बेसिकली यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है, इनके द्वारा बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में आजादी के 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल उसी के ऊपर पूरा फोकस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, यहां पर फ्री कोविड-19 अपना जो बेसिकली प्रोग्राम चलाना है ताकि लोगों को दवाई यानी कि वैक्सीन दी जा सके। तीसरा है विजन फॉर इंडिया एट 2047। तो 2047 का विजन क्या रखा है इनके द्वारा, ये टारगेट रखा गया कि अपनी जो सिटी है उसको शानदार बनाना है दिल्ली को, और इनका एक और टारगेट है यहाँ पर 2048 में जो ओलंपिक होने वाले हैं तो उसके लिए बिड लगाई जाएगी कि दिल्ली में वो ओलंपिक हो। तो देखेंगे क्या चीजें हैं और किस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी, क्या हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं या फिर नहीं, तो वो सारी बहुत सारी चीजें देखने को यहां पर मिलने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अगर ये डेट आप लोग देख रहे हो 2047, आज के डेट में कहां बैठे हैं 2021 में, नेक्स्ट ईयर क्या है 2022 में क्या करें 75वां आजादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं सालगिरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोग 25 और ऐड कर देंगे 2022 में तो ये कितने हो जाएंगे 2047 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग आजादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे उस टाइम पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो लंबी सोच है, केजरीवाल साहब की तो लंबा सोच है, पता नहीं तब तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो अलग बात है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। अच्छा, जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछे आप लोग की क्या राय है अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में,
आप लोग बताइए जरा। तो देशभक्ति बजट इनके द्वारा बेसिकली जो देश में जो पैट्रियटिज्म है, एक तरीके से देशभक्ति, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते ये फालतू का काम लगा, हालांकि मुझे 500 के करीब नेशनल कैपिटल के अंदर यहां पर ये क्या लगाएंगे, झंडे लगाएंगे हर जगह, ठीक है। कॉनेट प्लेस पे लगाया गया, हमारी कंट्री में झंडा आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऊंचा है, तो पूरी कैपिटल में झंडे फहराएंगे। मुझे ये लगता है कि अगर इतना पैसा ये यहां पर 45 करोड़ रुपए जो झंडे लगाने में दे रहे हैं, 45 करोड़ रुपए अगर ये पेड़ लगाने में दे लेते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना कि झंडा लगाने से पैट्रियटिज्म हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जगह होती है, चलिए हाँ वहां पे लगा हुआ है कॉनेट प्लेस पे, समझ में आता है। मेरी राय है, हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे, अगर किसी को बुरी लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में, कोई और इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, फिर ये सही है जो 500 झंडे लगाने की बात की जा रही है पूरी कैपिटल के अंदर। आप लोगों की राय बताइए क्या है। तो यहां पर आप लोग जो भी हैं, जो भी आप लोग को मतलब जो भी आप लोग सोचते हैं आप लोग बता सकते हैं। मुझे लगा पढ़ते पढ़ते तो मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है, बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, ये अच्छा टारगेट है 2047 तक चीजों को ऐसे लेकर चलना है, बाकी आप लोग बता सकते हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, उनके द्वारा मैत्री सेतु अभी यहां पर स्टार्ट किया गया। तो मैत्री सेतु तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बांग्लादेश की शेख हसीना है उनके साथ मिलकर यहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है, मैत्री सेतु। तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश जो है हमारी कंट्री के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है, ये याद रखना, सबसे बड़ा बांग्लादेश करता है, दूसरे नंबर पर कौन करता है, चाइना करता है, ठीक है। तो मैत्री सेतु जो है यहां पर ये फेनी रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा फेनी रिवर के ऊपर यहां पर इसको बेसिकली लाया जा रहा है, और हमारी कंट्री में जो त्रिपुरा स्टेट है उसके साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब तो देखना ही पड़ेगा मैप में, यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया बांग्लादेश। तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो त्रिपुरा वाला स्टेट है यहां पर, इसके साथ में इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है बांग्लादेश को, और यहां पर फेनी रिवर है उसके साथ में यहां पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। हमारी कंट्री यहां पर बेसिकली काम किया जाएगा त्रिपुरा और इसी के साथ में बांग्लादेश के चलते यहां पर जो नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये यहां पर काम करने वाली है, और एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाई जाएगी। ये क्या होती है, बेसिकली एक एरिया से दूसरे एरिया में बॉर्डर क्रॉस अगर सामान जाता है तो उस चेक पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर साबरूम, तो बेसिकली कहां पर है, त्रिपुरा के अंदर में है यहां पर। तो ये यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में ये चेक पोस्ट भी बनाई जाएगी। तो मैत्री सेतु पूछे किसके बीच में है, किस रिवर के ऊपर है, किन कंट्री के बीच में है, और इसका नाम क्या है, बेसिकली कौन क्या कर रहे हैं यहां पर, ये कौन सी चेक पोस्ट है, हमारी राज्य में, हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है यहां पर जिसके साथ में मिलकर ये काम किया जा रहा है। तमाम क्वेश्चन बने, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंटरनेशनल न्यूज है, काफी प्यारी न्यूज है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या है एक ढंग से, ताकि आप लोग समझ पाए। इसमें बात की जा रही है कनेक्टिंग टू थ्राइव, बेसिकली एक तरीके से ये चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है, अगर कनेक्टिविटी आप लोगों को बढ़ानी है। ये बेसिकली बात की जा रही है ईस्ट साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री हो गई, बांग्लादेश हो गया, तो इधर को आप लोग थोड़ा सा और नीचे को चलो, या फिर आप लोग ये पर्टिकुलर एरिया को अगर कनेक्ट करके चलते हो तो बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है। तो ये बेसिकली फोकस दे रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बोला गया है कि 17% के करीब इन बांग्लादेश और 8% के करीब इन इंडिया में नेशनल इनकम बढ़ जाएगी अगर दोनों की कनेक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा व्यापार दोनों के बीच में किया जा सकता है और उसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये BBIN का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था जो कि ठंडे बस्ते में पड़ा है। पहले तो इसको सार्क के थ्रू इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, जिसमें पाकिस्तान भी आता था, पर लेकिन पाकिस्तान ने हाथ खींच लिए, तो उसके चलते फिर ये सिमट कर आ गया बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के ऊपर, ठीक है। अभी भी भूटान की कई सारी आशंका इसमें है। भूटान एक तरीके से ऐसी कंट्री है जो प्रकृति को प्यार करता है, उसको लगता है अगर इसको अलाउ किया जाएगा तो और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर बांग्लादेश हो गया, यहां पर ये भूटान हो गया, यहां पर ये नेपाल हो गया, यहां पर ये और इंडिया हो गया यहां पर ये। तो इस तरीके से इनको कनेक्ट करने की बात इसके थ्रू की जा रही है। यहां पर बोला जा रहा है कि बायलैटरल ट्रेड जो है आज के डेट में बांग्लादेश के जो अंदर, यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, तो 10% बांग्लादेश के लिए ट्रेड और 1% है यहां पर ये जितना होता है यहां पर व्यापार इंडिया का, यानी कि इंडिया का जितना टोटल व्यापार होता है इस पर्टिकुलर एरिया में उसका ओनली 1% है, पर बांग्लादेश का 10% है। तो हमारी कंट्री भी यहां पर इसको बढ़ा सकती है। एक और अपॉर्चुनिटी है, अगर बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन हमारे रहते हैं तो आसपास वाला रीजन जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनमें काफी फायदा हो सकता है। समझिए आप लोग एक मिनट, अगर बांग्लादेश के साथ में आप लोग देखिए तो हमारा वेस्ट बंगाल टच है, आसाम टच है, मेघालय टच है, त्रिपुरा टच है और मिजोरम टच है। तो बांग्लादेश के साथ में ये सारे राज्य हमारे टच करते हैं। तो अगर कल को बांग्लादेश में अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है तो इन सारे एरिया में भी काफी सारी कनेक्टिविटी नजर आएगी। आप लोग सोचकर देखिए एक मिनट के लिए, जिस बांग्लादेश के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये बांग्लादेश वही कंट्री जो एक टाइम पर हमारा पार्ट हुआ करती थी। आज के दिन में अलग बात है कि यहां पर बांग्लादेश बन गया, पर लेकिन पहले कितनी आसानी से कनेक्टिविटी बनाई जा सकती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर ये देश अलग न होता, पाकिस्तान की गंदी हरकतें न होती, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा वो उस टाइम पर हरकतें न की गई होती, तो ये सारी एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती और बांग्लादेश भी हमारा पार्ट होता, आसानी से हम लोग यहां पर कनेक्टिविटी कर पाते और यहां पर चाइना आकर भी ना बैठता। तो ये सारी सिचुएशन आज के दिन में एक अलग ही डायरेक्शन में नजर आती है।
तो इसके चलते यहां पर हम लोग अगर बांग्लादेश के साथ में अच्छा रिलेशन बना पाते हैं तो आगे चलकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी हम लोग इसके साथ में एक ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं अगर कनेक्टिविटी बनती है। महाराष्ट्र का कोई सामान यहां से जाना है मान लीजिए, ठीक है, तो हम लोग आसानी से इधर को होते हुए यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो बांग्लादेश को भी काफी फायदा होगा अगर इस तरीके से कनेक्टिविटी बनती है तो। और भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। आज की डेट में अगर इंडिया से बांग्लादेश में कोई सामान लेकर जाया जाता है तो उस पर कईयों दिन लग जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन दूसरा एरिया है जैसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी दूसरे टाइप ऑफ वर्ल्ड में, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में अगर आप लोग जाएंगे तो 6 घंटे लगते हैं। हमारी कंट्री में अगर देखेंगे तो कई सारे दिन लग जाते हैं क्योंकि कई सारे टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं। ये एक तरीका टैक्स आप लोग बोल सकते हैं, पैरा टैरिफ होता है बॉर्डर पर जो सामान लेने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है, तो उसके चलते यहां पर कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। इसी के साथ में वर्ल्ड का एवरेज अगर बात की जाए, हमारी कंट्री और बांग्लादेश में टैरिफ भी कई सारे हैं, जो अगर वर्ल्ड में 1 रुपया लगाया जाता है तो हमारे यहां 2 रुपए लगाए जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके चलते यहां पर अगर हम लोग ये टाइम कम कर दें, ये टैरिफ कम कर दें, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आसानी से हम लोग चीजों को पहुंचा सकते हैं। नॉर्मली बांग्लादेश का अगर इंडिया का कोई ट्रक है नॉट अलाउड टू ट्रांजिट थ्रू बांग्लादेश, यानी कि अगर हमारी कंट्री का कोई ट्रक है बांग्लादेश के थ्रू नहीं जाता है, वो यहां पर वेस्ट बंगाल से होता हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता हुआ इधर आसाम में या फिर मेघालय में पहुंचेगा, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसको, चिकन नेक का नाम भी देते हैं इसको, ठीक है। तो दार्जिलिंग आप लोग बोलते हैं ना, दार्जिलिंग की टीम, तो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको बोला जाता है। तो इसके चलते यहां पर काफी लंबा रूट हमारा पड़ जाता है। तो अगर हम लोग चाहें इसको आसानी से तो काफी कॉस्ट हम लोग कम कर सकते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलकर काम किया जा सकता है। तो यहां पर जियोग्राफिकली बांग्लादेश काफी इंपोर्टेंट है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए बे ऑफ बंगाल के अंदर यहां पर, तो बांग्लादेश काफी इंपोर्टेंट है अगर जियोग्राफिकली सही से चीजों को अगर यूज किया जाए तो उसके लिए भी यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल BBIN जो इनिशिएटिव है यहाँ सब रीजनल जो यहां पर एक तरीके से आर्किटेक्चर जो कंट्रीज हैं जो ईस्ट साउथ एशिया या फिर ईस्ट जो यहां पर जो ईस्ट साउथ एशिया या फिर साउथ एशिया की कंट्री में सब रीजन को अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। वाटर कनेक्टिविटी बना सकते हैं, पावर की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। तो अच्छे रिलेशन हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं अगर इस तरीके से काम करेंगे तो। आप लोगों की क्या राय है? देखिए पूरा आर्टिकल डिटेल में समझा देता हूं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। BBIN के बारे में आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। इसी के चलते अगर आप लोगों से यहां पर पूछ ले कि किस किस तरीके से क्या क्या व्यापार चल रहा है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से राज्य आज के में बांग्लादेश के साथ में इंडिया के टच करते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आराम से आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आगे चलता हूं। नेशनल न्यूज है, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। तो पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए न्यूज में क्या है, कैबिनेट के द्वारा भी अप्रूवल किया गया यहां पर PMSSN, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो इसको बोला गया कि एक नॉन लैप्सेबल जो रिजर्व फंड बेसिकली रहेगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहां पर इनके द्वारा पैसे दिए गए इनको 5 करोड़ रुपए, ठीक है। 5 करोड़ रुपए में से इन्होंने 3 करोड़ यूज कर लिए, 2 करोड़ बच गए। तो ये 2 करोड़ रुपए वापस नहीं लेंगे, 2 करोड़ रुपए इनके पास में रहेंगे, नेक्स्ट फिर 5 करोड़ रुपए आएंगे। इसका मतलब फिर इन्होंने कर लिए 4 करोड़ रुपए यूज यहां पर, तो 3 करोड़ बच गए, फिर 5 करोड़ आएंगे, फिर 8 करोड़ हो गए। तो ऐसा नहीं होगा कि 5 करोड़ ही देने, पता चला 2 करोड़ यूज करे, 2 करोड़ वापस ले लिए, फिर से 5 करोड़ रुपए दे दिए, फिर 4 करोड़ यूज करे, 1 करोड़ बच गया, वापस ले लिए, फिर 5 करोड़ रुपए दे दिए। तो ऐसा नहीं होता है। तो नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि बेसिकली वो वहीं पर ही रहेगा, एडिशन में आप लोगों को मिलता चला जाएगा। तो यहां पर बेसिकली हेल्थ और जो एजुकेशन से यहां पर वहां से पैसे निकल कर आते हैं इन पर्टिकुलर पर्पज के लिए। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो हेल्थ है उसके बारे में याद रखिएगा, हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे संविधान में 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट रखी गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर सेंट्रल लिस्ट जो होती है सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी यूज की गई 2020, तो सेंटर लेकर आया, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है यहां पर ये बात की जा रही है सेक्शन 136B जो फाइनेंस एक्ट 2007 उसके हिसाब से लगाया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है यहां पर ये क्रेडिट जाता है इसका सीधा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो सुरक्षा निधि है। तो इसका पैसा जो सारा यहां पर इकट्ठा होता है, जो भी यहां पर सेस आता है, वो सेस जो यहां पर आएगा वो फिर अलग अलग एरिया में डिवाइड होगा। और ये नॉन लैप्सेबल जो रिजर्व फंड है, पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, इसके लिए। और किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है ये, तो सीधी सीधी बात है, यहां पर जब हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंडर में आती है, तो ये स्मृति ईरानी जी के अंडर में आती है। समझिएगा अब क्या क्या बातें यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप लोग बात करें, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया जाता है यहां पर, स्कीम जो भी लेकर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहां पर, तो ये PMSSN से निकाल कर लेकर आते हैं यहां पर ये फंड। ये सारा पैसा जब खर्च हो जाता है तो तब जाकर यहां पर ग्रोस बजटरी जो सपोर्ट है वो वहां से निकल कर आती है। यानी कि पहले सेस के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है तो यहां से इसको यूज करते हैं, जब खत्म हो गया तो फिर यहां से, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा।
PMSSN जो है यहां पर ये एक तरीके का फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किसके अंदर है, कहां पे इसका पैसा यूटिलाइज किया जाता है। तो यहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर, हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस ड्यूरिंग द हेल्थ इमरजेंसी, एनी फ्यूचर प्रोग्राम स्कीम जो कि अचीव की जा सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। और जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुरंत जाकर देखो कहां पर है भाई साहब, हेल्थ कहां पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो तीसरे नंबर पर है। कंफ्यूजन कैसे रहेगा, दूर करो एकदम। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तीसरा हेल्थ के बारे में। बीमारी के बारे में कुछ भी आए, अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो तीसरे नंबर का गोल एकदम तुरंत रिकॉल कर लेना, ठीक है। टारगेट जो यहां पर है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को लेकर। आर्टिकल 270 आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 270 यहां पर ये बोलते हैं शेयर विद स्टेट नहीं होना चाहिए जो सेस का, यानी कि सेस जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है कि इसको शेयर नहीं करना है आप लोगों को। तो इसलिए आर्टिकल 270 पावर देता है यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर, सारा सेस रहेगा, ठीक है। हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था, हालांकि इसको अबोलिश कर दिया गया 2017 में। तो ऐसे भी आप लोगों से क्लीनलीनेस के लिए तो अलग अलग सेस लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है सेस की, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। जो सेस अगर लग जाता है एक बार कहीं पर, मान लीजिए एजुकेशन का सेस लगा दिया कि 2% एजुकेशन सेस लगा दिया पेट्रोल के ऊपर, तो पेट्रोल जो भी आप लोग खरीदेंगे तो उसमें से 2% आप लोग एजुकेशन का सेस देना पड़ेगा। पर लेकिन वो एजुकेशन के लिए ही यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको कहीं और जाकर आप लोग सफाई या फिर इन्वायरमेंट के लिए यूज कर लेंगे, नहीं। इन्वायरमेंट के लिए अगर सेस लगेगा तो वो इन्वायरमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए सेस लगाया जाता है उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो सेस यूज किया जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं है ना कोई, अगर डाउट हो तो बताना, ओके। आगे बढ़ता हूं, स्टेट के बारे में बात करते हैं जो राज्य के रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है, यह अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जो इंसान के द्वारा कोई जमीन खाली पड़ी हुई थी, वहां पर आकर घर बना लिया, और वो जमीन उसकी थी नहीं, खरीदी नहीं, उसने बोला कि खाली पड़ी थी मैंने बना लिया। पर लेकिन अगर कोई खाली जमीन पड़ी है किसी प्राइवेट पर्सन की नहीं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की जमीन है, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड होगी एक तरीके से। तो पार्लियामेंट के द्वारा भी यहां पर पास किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें लोकसभा को अप्रूवल दे दी गई है और राज्यसभा के द्वारा ऑलरेडी पास कर दिया गया था लास्ट मंथ, यानी कि ये बिल जो है ये पास हो चुका है। इसका पर्पज क्या था, इसका पर्पज ये था कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया था हमारी कंट्री में, जिसके चलते जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको टैकल करने की बात की जा रही है। तो पहले भी यहां पर ये लॉ लाया गया था, तो ये लॉ जो था ये वैलिड था 31 दिसंबर लास्ट ईयर तक, पर लेकिन अभी यहां पर खत्म हो चुके हैं। तो इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब क्या है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी लोगों ने बना रखी है गलत तरीके से, कहीं पर भी जो झुग्गी झोपड़ी या फिर कोई भी ऐसा घर वगैरह जो बना रखे हैं जो उनकी जमीन नहीं है, तो उनको वहां से हटाने की बात की गई थी, उसको रेगुलेट करने की बात की गई थी, उनके लिए कोई अलग से स्पेशल प्रोविजन करने की बात यहां पर की गई थी। तो 2011 में जो एक्ट आया था उस टाइम पर यहां पर ये बातें की गई थी कि हम लोग कब तक करेंगे इसको, हम लोग 2020 तक 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो 3 साल और यहां पर एक्स्टेंड के लिए मिल रहे हैं। 2011 में जो एक्ट प्रोवाइड कराया गया यहां पर ये रेगुलेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन नेशनल कैपिटल, तो इसके द्वारा बोला गया था यहां पर कि 31 मार्च 2002 और इसी के साथ में यहां पर कंस्ट्रक्शन अगर प्लेस किया गया यहां पर टिल जून 2014 तक, तो इसको बेसिकली यहां पर इसके अंदर कवर किया गया है। बेसिकली बोल सकते हैं कि डेट बता दी गई है कि अच्छा यहां से यहां तक अगर आप लोगों ने करा है तो अनऑथराइज्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको जो यहां पर ये रेगुलेट कर रहे हैं यहां पर, ये बेसिकली ये यहां पर रेगुलेशन इन 2 के बेस पर किया जा रहा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहां पर बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट ऑफ रेजिडेंट, यानी कि जो रेजिडेंट है उसकी प्रॉपर्टी राइट उसके पास में है या नहीं है, या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो देखने को मिल रही है 2019 का एक्ट है यहां पर, या फिर सेम कंडीशन है पूरा और यहां पर रेगुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेगुलेशन और एक्ट के बेस पर यहां पर इसको कवर किया जाएगा। तो देखने वाली बात यहां पर ये बेसिकली अभी फिलहाल अभी ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है, तो उसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि आगे के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन पासपोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट जो है बताता है कि आप लोग उस कंट्री के नागरिक हैं। ऐसे ही वैक्सीन पासपोर्ट यहां पर ये बताएगा कि उस कंट्री के कोरोना वायरस के मरीज हैं या फिर दूसरी कोई बीमारी के मरीज हैं, तो आप लोगों को अलाउ करना है नहीं कराना है, आप लोगों ने कोई टीका लगा रखा है नहीं लगा रखा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये चेक करेगा। वैक्सीन पासपोर्ट जो है यहां पर रीओपन की जा रही है इकोनॉमी अलग अलग कोरोना वायरस के चलते, तो अलग अलग कंट्री वैक्सीन पासपोर्ट लेकर आ रही है कि किस कंट्री के लोगों को अलाउ करना है और किसको को अलाउ नहीं करना है। तो वैक्सीन पासपोर्ट एक ई सर्टिफिकेट है यहां पर जो कि स्टोर करेगा, रिकॉर्ड रखेगा कि कब टीका लगाया आप लोगों ने, कोविड-19 का टेस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये सारी चीजें स्मार्टफोन के अंदर, ऐप के अंदर आप लोगों की देखने को मिलेगी और डिजिटल फॉर्मेट में आप लोगों को ये बेसिकली अवेलेबल रहेगी। तो इसके चलते यहां पर ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट होगा जब आप लोग एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं तो वहां पर चेक किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर अगर लोग जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग इंट्री
अगर आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पर नहीं, ये बेसिकली देखने को मिलेगा अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उस टाइम पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर ट्रेवल जो कर रहे हैं यहां पर अफ्रीकन कंट्री टू यूएसए, तो यहां पर जो बात की जाए या फिर इंडिया, तो रिक्वायर रहेगा सबमिट प्रूफ करना कि वैक्सीनेटेड है या डिजीज, जैसे कि येलो फीवर के बारे में बात की जाती तो इसके ऊपर यहां पर काम किया जाता था। अब सेम फंडा यहां पर कोविड-19 को लेकर चल रहे हैं। तो फरवरी 2021 में इजराइल पहली कंट्री थी जिसके द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया सर्टिफिकेशन सिस्टम कि भाई साहब ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको कोई बीमारी लगे। और सबसे ज्यादा जो दवाई अच्छे लेवल पर आज के डेट में प्रोवाइड करा रहा है वर्ल्ड में, तो ब्राजील उनमें से एक कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बिल्कुल ठप पड़ चुका था, सारी जो व्यवस्था है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन जो विभाग है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। और कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं आप लोग यकीन नहीं करोगे, जैसे मालदीव हो गया, सिंगापुर हो गया या फिर स्विट्जरलैंड हो गया, बहुत लार्ज स्केल पर जो टूरिस्ट एक्टिविटी है यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तब जाकर इनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है यहाँ पर उसके बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी जैसे होटल वगैरह की इंडस्ट्री है, अगर कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा तो होटल कैसे चलेंगे, तो भी ठप पड़ेंगे। तो ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट या और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिलकर यहाँ पर काम कर रही है इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर। तो अलग अलग सबके द्वारा अलग अलग ये पासपोर्ट इस तरीके के निकाले गए हैं। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जिसको IATA आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा एक ट्रेवल पास दिया गया है। तो पूछे कि ट्रेवल पास किसके द्वारा दिया गया? IATA ट्रेवल पास, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यहां पर दिया गया है, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है। ये प्रोवाइड कराएगी यहां पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म, ताकि प्रूफ किया जा सके वैक्सीन मिली है या फिर नहीं मिली है, उसका वैलिडेशन चेक किया जा सके। कॉमन पास दिया जा रहा है यहां पर नॉन प्रॉफिट जो कॉमन प्रोजेक्ट है उसके तहत यहां पर ये ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा, कॉमन पास, ठीक है, जो पैसेंजर का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखेगा। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग इस लेवल पर काम कर रही है। पर लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये बोल रही है कि यार ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि देखिए अगर ऐसी हरकतें आप लोग करेंगे तो यहां पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन का प्रूफ अगर सबसे आप लोग मांगेंगे, बहुत सारी कंट्री में अब तक दवाई प्रोवाइड नहीं कराई गई है। सारी कंट्री के रूल और रेगुलेशन अलग अलग हैं, ठीक है। कई सारी चीजें जो आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी कि आप लोग किस तरीके की जुडिक्शन में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। पता चला कंट्री इसके ऊपर लड़ने बैठ गई है, मेजर डिफिकल्टीज को इंप्लीमेंटेशन में होगी। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत सारी, जिसको आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके चलते जो गरीब कंट्री है जहां पर वैक्सीनेशन नहीं है, वो बेचारे वैसे ही सेग्रीगेट हो जाएंगे, वैसे उनको दवाई नहीं मिल रखी है और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा हो सकता है कि कोरोना वायरस के अलावा और भी कई सारी बीमारी हो, उसने पता चला वैक्सीन उनकी कंट्री में है नहीं, आपके पास में रिकॉर्ड होगा नहीं, वो किसी और बीमारी के लिए इलाज करने, मान लीजिए इंडिया के अंदर आ रहा है किसी और कंट्री से, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो और भी उसको खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये यहां पर WHO की राय है। अब आप लोगों की क्या राय है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस या फिर नो? तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, बताइएगा जरूर आप लोगों की क्या राय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है ये वाली न्यूज, और जो इसके नेक्स्ट न्यूज है वो दोनों मिलती जुलती हैं, तो दोनों को कंबाइन कर थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। एयर इंडिपेंडेंट जो यहां पर प्रपल्शन की बात की जा रही है, समझेंगे क्या है बेसिकली इसके बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DRDO बोलते हैं, इसके द्वारा फाइनल डेवलप टेस्ट कर लिया गया है एयर इंडिपेंडेंट जो प्रपल्सन है इसका। ये क्या है? एक क्रूशियल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। मानिए कि मतलब क्या है इसका? सबमरीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या काम करती है? वो पानी के अंदर डूबकर चलती है। पानी के अंदर डूबकर चलती है तो इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के अंदर जब पनडुब्बी चल रही है तो ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है कन्वेंशनल और दूसरी होती है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का क्या मतलब है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रही है। देखिए अगर आप लोग कहीं आग लगाएंगे, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कहीं पर आग लग गई है तो आप लोग क्या करो, उसके ऊपर जैसे कि कपड़ा डाल दो या फिर कोई कंबल वगैरह डाल दो, ठीक है। पानी डालने के लिए कई बार मना की जाती है, रेत वगैरह डाल दो जिससे कि ऑक्सीजन के साथ में कनेक्शन उसका खत्म हो जाता है, तो इसके चलते आग बुझ जाती है। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो कन्वेंशनल तरीके की जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, वो क्या करती है, उनमें नॉर्मली डीजल इलेक्ट्रिक जो बेसिकली डीजल या फिर जो इलेक्ट्रिक इंजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उनको एटमॉस्फेयर में आना पड़ता है ऑक्सीजन अपने फ्यूल को कंबशन करने के लिए, यानी कि अपने फ्यूल को जलाने के लिए। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको कुछ टाइम बाद जो है ऊपर आना पड़ेगा अगर वो पनडुब्बी पानी के नीचे है तो, ठीक है। तो एयर इंडिपेंडेंट जो यहां पर प्रोपल्शन है, यहां पर ये सिस्टम क्या करेगा, ये यहां पर इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर देगा कि उसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वंस इन वीक पड़ेगी, यानी कि जो पड़ती है ना डेली ऊपर आना पड़ता है या कुछ घंटों में ऊपर आना पड़ता है, वो ना करके पूरे वीक में एक बार ऊपर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरे वीक तक ये पानी के अंदर ही रह सकती है। तो ये तो अच्छी बात होगी यहां पर अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चलते हैं। तो यहां पर ये इसीलिए बोला गया कि एयर इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसका नाम रखा गया, क्योंकि एक वीक के बाद आप लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंडिजिनियसली डेवलप की जा रही है यहां पर ये जो नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, ठीक है, जो कि DRDO के अंदर यहां पर है। तो इनके द्वारा ये काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो कन्वेंशनल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अब न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है? न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी होती है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाएगा, ठीक है, जैसे यूरेनियम यूज किया जाता है, यूरेनियम जो भी है यूरेनियम 235, ठीक है, तो उसको यूज किया जा रहा है। जो भी यूरेनियम का प्रोजेक्ट है उससे क्या होता है, अगर एक बार ये नीचे चला गया तो आराम से नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है यूरेनियम को जलाने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर जो सबमरीन है जैसे आईएनएस अरिहंत हो गया, आईएनएस अकुला हो गया, तो ये हमारी कंट्री की न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम करती है और ओशन के अंदर जो डीप ऑपरेशन होते हैं यानी कि समुद्र में बहुत गहराई पर जाकर, तो ये वहां पर काम करती हुई नजर आती है आप लोगों को। कन्वेंशनल जो सबमरीन होती है यहां पर ये प्रोजेक्ट 75 जो है यहां पर, और इसी के साथ में प्रोजेक्ट 75I, ये यहां पर ये प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी आप लोगों से मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, फिर आगे भी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो कोस्टल ये कहां काम करती है, जैसे कोस्टल एरिया हो गया, हमारी कंट्री में 9 राज्य ऐसे जो कोस्टल एरिया के साथ में बिलोंग करते हैं, तो वहां पर अगर कोई ऑपरेशन चलाना है, वहां पर शांति स्वभाव बनाकर रखना है, तो ये वहां पर आसपास वाले रीजन में, तो ताकि समुद्र के ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे पर आसपास वाले रीजन में शांति बनाकर रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, इसमें भी यहां पर स्कॉर्पियन क्लास के बारे में बात की जा रही है। तो जो सबमरीन वाला ही कॉन्टिन्यूअस न्यूज है पर दूसरी है यहां पर ये, ठीक है। इंडिया के द्वारा थर्ड जो यहां पर स्कॉर्पियन क्लास जो है यहां पर प्रोजेक्ट 75 के अंदर यहां पर सबमरीन आईएस क्रांज, ये है जो कि अभी रिसेंटली कमीशन की गई है, जो नेवल डॉकयार्ड है मुंबई के अंदर, यानी कि तीसरे नंबर के यहां पर सबमरीन जिसका नाम है यहां पर आईएनएस क्रांच, ठीक है, ये हमारी कंट्री में अभी इंक्लूड की गई है जो कि मुंबई के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रीवियस जो वर्जन था यहां पर आईएनएस क्रांच का, यहां पर ये रशियन ओरिजिन की सबमरीन है जो कि 1969 में ली गई थी हमारी कंट्री में, और यूएसआर से यहां पर ये 34 ईयर पहले, जो कि बेसिकली 2003 तक यहां पर ये चली थी, 1969 में ली थी और 2003 तक चली थी। न्यू आईएनएस जो क्रांच है, जो नया वर्जन अभी निकल कर आ रहा है, ये वेस्टर्न नेवल जो हमारी कमांड है सबमरीन फ्लीट पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और क्रांच का जो मतलब यहां पर निकाला जा रहा है, इसका मतलब है यहां पर अर्बन आइलैंड, ठीक है। तो बेसिकली जो क्रांच जो है यहां पर, ये इसको अर्बन आइलैंड के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, जो कि मुंबई हार्बर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट के अंदर में। तो हमारी ही कंट्री से इसका नाम निकलकर सामने आया है। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम लोग बाहर से सामान खरीद कर तो लेकर आते हैं, पर लेकिन होता क्या है, हम लोग अपनी ही कंट्री में जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो उनको बेसिकली अपना नाम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी कंट्री में तो हम लोग अपने हिसाब से नाम रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी जो है उसके द्वारा जो यहां पर उड़ान नियर है, जो है बेसिकली अर्बन बोला था कि मैंने, उड़ान है, उड़ान आइलैंड ठीक है। तो आप लोग क्रांच आइलैंड बोले या फिर उड़ान आइलैंड बोले, तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो उड़ान जो है ये नियर नवी मुंबई आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट 75 जो प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, यहां पर ये 6 जो स्कॉर्पियन क्लास अटैक ये सबमरीन देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अगर सबमरीन के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट 75, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। कुछ और छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये इसके बारे में याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो प्रोडक्शन है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो हमारी कंट्री में ये कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी के साथ मिलकर यहाँ पर ये काम करे अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए। हमारी कंट्री में यहाँ पर मजांग डॉक जो लिमिटेड है, जिसको MDL आप लोग बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चर करिए 6 स्कॉर्पियन जो सबमरीन है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके चलते जो नेवल ग्रुप ऑफ जो फ्रांस है उसके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है, हमारी कंट्री को असिस्ट किया गया। 2005 से स्टार्ट किया गया था और 3.75 बिलियन की यहाँ पर ये डील थी। तो जो हमारी कंट्री में सारी सबमरीन बनाई जा रही है तो फ्रांस की हेल्प से बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में, कौन सी कंट्री हमारे हेल्प कर रही है, फ्रांस काम कर रही है। और जो MDL है जिसको मजांग डॉक लिमिटेड आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ये एक शिप बिल्डिंग टू द नेशन, इसको शिप बिल्डर टू द नेशन भी बोलते हैं, यानी कि हमारे देश में शिप बिल्डिंग का काम करती है। और ये हमारी कंट्री में जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राजनाथ साहब के अंडर में आती है। तो सबमरीन जो 75 जो स्कॉर्पियन जो क्लास ये है, ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्रपल्शन पर काम करती है। तो इसीलिए यहां पर मैंने बताया ना अभी आप लोगों को कि यहां पर इसको अब इस तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि इसको यहां से ऊपर आने के लिए यहां पर तो इस तरीके से इसको 1 हफ्ते का टाइम कम से कम यहां पर मिल जाए। तो उसके चलते याद रखिएगा कई सारे एंटी वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन, यानी कि कोई लड़ाई होती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, माइनिंग का काम करना है या फिर एयर जो एरिया में सर्विलेंस करना है कि कोई घुस न जाए आकर, तो सारे काम ये करेगी। स्कॉर्पियन जो क्लास है यहां पर ये नेवी का मॉडर्न कन्वेंशनल जो सबमरीन है यहां पर ये। इसी के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा INS सिंधु शस्त्रा जो प्रोड्यूस की गई थी, ये रसिया से ली गई थी 2000 में, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा तो नहीं पर हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अप्रेंटिस आउटलुक रिपोर्ट। तो अप्रेंटिस क्या होते हैं? अप्रेंटिस आप लोगों ने कहा अप्रेंटिस कर लेते हैं यार, एक तरीके से थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाती है और थोड़ा पैसा मिल जाता है। तो नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिस प्रोग्राम हमारी कंट्री में यहां पर जो रिलीज की गई लेटेस्ट एडिशन इसका अप्रेंटिस आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2021, ये जनवरी से लेकर जून 2021 के लिए यहां पर है, ठीक है।
तो ये प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये माना जाता है कि 41% जो इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर मतलब जो जॉब देते हैं, वे बेसिकली हायर करते हैं अप्रेंटिस को, और 58% जो है वो चाहते हैं कि एक तरीके से जो अप्रेंटिस हायरिंग की जाएगी इस साल के चलते, ताकि और अच्छा बढ़ावा मिल सके। चेन्नई सबसे मोस्ट फ्रेंडली है अप्रेंटिस के पॉइंट ऑफ से। अहमदाबाद और जो नागपुर है वो मोस्ट प्रोमिसिंग सिटीज है अप्रेंटिस के लिए। और इसी के साथ में लीडिंग सेक्टर जो है यहाँ पर कहां पर अप्रेंटिस से देखने को मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल या फिर एंसिलरी, जो बेसिकली इसी के साथ में जो रिटेल है, इसमें आप लोगों को ये अप्रेंटिस देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुमेन कई सारी यहां पर काम करती है। एंसिलरी का मतलब होता है कि तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी मेन काम के लिए, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है, तो मैं बोलूं कि यार मुझे पीपीटी बनाकर दे दिया करो, तो एक तरीके से एंसिलरीज हो गए यहां पर, एक तरीके से यहां पर यानी कि सपोर्ट होगी आप लोगों की साइड से। वो वुमेन जो है यहां पर इंक्रीज हुई है लगभग 10% अब की बार प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, और ये ट्रेंड अभी देखने को मिला बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के अंदर। तो एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी मगर मीठी मीठी सी बातें यहां पर, अगर आप लोग क्लास में जाते हैं तो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो पर लेकिन यहां पर आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकलिटी हो जाती है, तो अप्रेंटिसशिप हो गई आप लोग की। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, ये 2014 में लॉन्च किया गया था, और 100% एम्प्लॉयर यानी कि जो यहां पर अप्रेंटिस देगा वही पैसा देगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहां पर पूरा पैसे का भार जो दिया गया, जॉब देने वाले पर दिया गया, क्योंकि फायदा भी उसी को होगा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा यहां पर टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। ये किसके तहत यहां पर काम किया गया, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का इसके हिसाब से काम किया गया। बोला गया कि नेक्स्ट 10 साल में 2 लाख के करीब अप्रेंटिस यहां पर हमारी कंट्री में होने चाहिए, और अगर ढंग से इंप्लीमेंट हो जाता है तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा अप्रेंटिस का, इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, जो बिल्डिंग स्किल की बात की जा रही है, थर्निंग थ्रू बेसिकली डूइंग और लर्निंग, यानी कि आप लोगों को जॉब भी मिलेगी और आप लोग प्रैक्टिकल स्किल भी लेंगे और आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर फोकस दिया गया। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी जो इनहेंसमेंट मिशन है यहां पर, तो उसके चलते भी यहां पर काम किया था AICTE का, ठीक है। तो नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंसमेंट जो प्रोग्राम है यहां पर इनिशिएट किया गया था AICTE और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में। AICTE इसकी फुल फॉर्म चलिए आप लोग बताइए, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इन दोनों पता होना चाहिए। किस किस के लिए है ये प्रोग्राम, एक तो वो है जो कि परस्यू कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, दूसरा उनके लिए जो डिसकंटिन्यू कर सके अपनी डिप्लोमा या फिर स्टडी जो बीच में छोड़ चुके हैं, तो एक तो उनके लिए यहां पर ये प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा मिनिमम जो एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम क्लास 10th तो उसने की हो कम से कम, और 16 से लेकर 40 साल की एज के बीच में यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो अच्छी बात बोल सकते हैं, बाकी इंप्लीमेंट कितना होता है तो वो देखने को मिलेगा। अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सोयल हेल्थ अवार्ड, सोयल हेल्थ अवार्ड के बारे में क्या क्या बात की जाती है समझिएगा। यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा अभी यहां पर एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसको यहां पर किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोयल डे यहां पर 2020 अवार्ड हमारी कंट्री की जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम यानी कि इटली के अंदर में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2020 का जो किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोयल डे 2020 अवार्ड है वो किसको मिला, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को मिला। किसके द्वारा दिया गया, तो आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, बोलेंगे कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें आप लोगों से कि वर्ल्ड सोयल डे जो है 2020 ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो आप लोगों की रिवीजन वाली वीडियो आई उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर सोयल हेल्थ और अवेयरनेस जो डे है उसकी जो थीम बेसिकली यहां पर जो फोकस किया जाता है, यहां पर ये फोकस किया गया अवेयरनेस डे के बारे में कि स्टॉप सोयल इरोजन और सेव ओवर फ्यूचर, ठीक है। तो स्टॉप सोयल इरोजन और सेव ओवर फ्यूचर के तहत यहां पर ये अवार्ड हमारी कंट्री में दिया गया, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो इस वाली थीम के लिए आपको अवार्ड मिला है। यहां पर ये जो 2018 का था यहां पर किंग बोल जो किंग बेसिकली बात की जा रही है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोयल अवार्ड जो है यहां पर ये देखिए, अगर कोई आप लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम लोग सोयल को इस तरीके से अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम के ऊपर आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन करके पब्लिक में अवेयरनेस फैलाते हैं, तो अगर इनको लगता है कि आप लोगों ने अप टू द मार्क काम किया है तो आप लोगों को ये अवार्ड मिल जाएगा। कुछ और छोटी छोटी मीठी मीठी बातें यहां पर, ये किसके नाम पर इसका अवार्ड का नाम रखा गया, तो किंग ऑफ थाईलैंड के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो किंग जो भूमि बोल जिसका नाम था अदुल्यादेज ऑफ थाईलैंड, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि लाइफ टाइम इनका काफी बड़ा रोल रहा अवेयरनेस फैलाने के लिए, सस्टेनेबल सोइल मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा फूड सिक्योरिटी गरीबी को हटाना और भी कई सारे काम किए गए, तो उन्हीं के नाम पर इसका अवार्ड का नाम दिया गया है। जो पहले जो इसके विनर थे कई सारे, जैसे बांग्लादेश को दिया गया यहां पर प्रैक्टिसिंग जो बांग्लादेश को दिया गया 2018 में, कोस्टरिका सोइल साइंस सोसाइटी को दिया गया यहां पर 2019 में, और अब की बार दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और जो अगर बात करें किसके अंदर आती है यहां पर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि DARE, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम पर इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के जेलर में थे, यानी कि अंग्रेजों के अंडर में आता था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में,
ICAR जो है ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर में, जो बेसिकली हमारी कंट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। फील्ड बेसिकली रहता है, इससे हॉर्टिकल्चर हो गया, किस तरीके से सोइल साइंस पर काम करना है, फिशरी एनिमल साइंस के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहां तक का अगर आप लोगों ने पेशेंस रखकर ये लेक्चर सुन लिया है तो आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिला है, मैं आशा करता हूं। देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने जाना। इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने जाना जिसके बारे में बात की, नेशनल वैक्सीनेशन डे। शॉर्ट न्यूज थी दो, तो यहां पर ये थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के इंद्रासानी केस के बारे में, नीति आयोग के बारे में, और 3 शॉर्ट न्यूज यहां पर हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने जब बात की तो हम लोगों ने यहां पर बात की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में। ये किससे रिलेटेड है, यहां पर ये बात की जा रही है इंडिया और साउथ जो बेसिकली बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के बारे में डिटेल में समझा, क्या क्या काम किया जा रहा है और कौन कौन से नेटवर्क है। इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की यहां पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में डिटेल में ये न्यूज समझी। स्टेट के बारे में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में हम लोगों ने समझा काफी अच्छे से। इकोनॉमी के बारे में, वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में समझा, और वर्ल्ड में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मना कर रहा है इसको। साइंस में हम लोगों ने समझा यहां पर जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, सबमरीन बनाने की बात की जा रही है। और नेक्स्ट फिर इसी से रिलेटेड न्यूज थी हमारी, ये भी हम लोगों ने डिटेल में देखी। यहां पर आप अप्रेंटिस आउटलुक रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल में। अवार्ड के बारे में, सोयल हेल्थ अवार्ड के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। इंदिरा साहनी का केस कब का था ये बताना है। RMI की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करिए। कुसुम की फुल फॉर्म बनानी है। मैत्री सेतु किस दो कंट्री के बीच में आप लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सी रिवर के ऊपर है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। कनेक्टिंग टू थ्राइव जो चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी पासपोर्ट इंटीग्रेशन ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन ईस्टर्न साउथ जो बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। कौन सा आर्टिकल है जो सेस को बोलता है कि राज्य के साथ में शेयर नहीं करना है। किसको ये अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये कब कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को बताना है, ओके। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जाते जाते बिल्कुल छोड़कर मजा आएगा, इसको और देख लीजिएगा ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख सकें। समझते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें की जाती है। एक सेकंड, अब सही है, ठीक है। समझ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में बात की तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है इसकी थीम क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो बेसिकली नेशनल जो कमेटी है यहां पर 75th जो हमारी कंट्री की जो डे सेलिब्रेट किया जाना है उसका नाम क्या रखा है ये आप लोगों को बताना है। किसके साथ में मिलकर डस्ट लीक एक्सरसाइज हमारी देखने को मिल रही है जो कि उत्तराखंड में देखने को मिली, इंडिया और किस कंट्री के बीच में। चाइना के द्वारा यहां पर एक्सट्रेडिशन ट्रेडी किस कंट्री के साथ में साइन की गई है ये बताना था आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर अभी बात की थी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन उसने बोला कि जो एसएमएस सर्विस में इंटरफेयर किया था टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा वो नहीं करना है, 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या था 13, एक और बताना है क्या था, ठीक है बताइए कल याद कराया था आप लोगों को। NUES की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। काला आजार के बारे में आप लोगों से मैंने बात की थी तो काला आजार के बारे में आप लोगों को बताना है। यहां पर बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कब तक इसको एरेडिकेट करने की बात की थी, कौन से राज्य के द्वारा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट में जो आप लोगों का होता है ना इसका आंसर आप लोग ढंग से दिया कीजिए और इसका आंसर देने के बाद में अपना स्कोर भी लिखा कीजिए ताकि मुझे भी पता रहे कि कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से मैं भी कुछ कर सकूं फिर, ठीक है। फिर ऊपर चला गया, एक सेकंड रुक जाइए जस्ट 1 सेकंड, अब सही है, ठीक है, ओके। तो आंसर है सारे आप लोगों के सामने। तो वर्ल्ड कंज्यूमर जो राइट है उसकी जो थीम है यहां पर ये बात की जा रही है टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा बात की जा रही है अमृत जो आजादी का अमृत महोत्सव, ये याद रखेगा, इसके बारे में याद रखेगा। ये हमारी कंट्री में 75वें साल आजादी की सेलिब्रेट करें उसके बारे में। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में 10 तरीक एक्सरसाइज के बारे में बात की। तुर्की और चाइना के बीच में साइन किए गए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको ट्राई आप लोग बोलते हैं इसके बारे में याद रखेगा। ये यहां पर बेसिकली फोकस देकर चलती है अगर रेगुलेटरी कोई सिस्टम आता है टेलीकॉम से रिलेटेड। रेल मदद हेल्पलाइन नंबर है 139 याद रखना। न्यू अम्ब्रेला जो एंटिटी है ये बेसिकली हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि एक पेमेंट सिस्टम यहां पर अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस एक ही के ऊपर सब डिपेंडेंट है। काला आजार बोला गया था बिहार को खत्म करने का, अब 2022 में फिर से टारगेट रखा गया। पहले भी 4 बार फेल हो चुका है अपने टारगेट को अचीव करने में, जिसके चलते बिहार की बार बार यहां पर जो एक तरीके से मैंने कहते कि खिल्ली उड़ाई जा रही है इस चीज को लेकर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो थम्स अप जरूर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना, पर लेकिन जाते जाते पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए। यहां पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।